वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। पार्टनरशिप एंड एलएलपी कर रहे हैं। यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। आज इंट्रोडक्शन का इसका सेकेंड पार्ट करने वाले। पहला पार्ट में हमने पूरा मीनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टिंक्शन पढ़ा था कि अनलिमिटेड क्या है, लिमिटेड क्या है। आज इसको और कंटिन्यू करते हैं, इसी का कंटिन्यूशन आगे करेंगे। आज बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में डिस्टिंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये 2008 का एलएलपी है और पार्टनरशिप 1932 में आया, यानी नया है एलएलपी, पार्टनरशिप पुराना है। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। लीगल एंटिटी सेपरेट है इसके अंदर, और यहाँ पे लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं है। एलएलपी एक्ट 2008 है, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी। रजिस्ट्रेशन इज़ अ मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन है वॉलेंट्री। पहले रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, आप ओरल भी रिटर्न भी एग्रीमेंट कर सकते थे, बट एलएलपी आने की वजह से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कोई भी डेथ हुआ, रिटायर हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ, कुछ भी हुआ तो कंपनी में इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप होगा तो डेथ होगा तो कंपनी में उसका इफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस करेगा। नेक्स्ट है नेम। एलएलपी का नेम होना जरूरी है। पार्टनरशिप में कोई नाम की जरूरत, मतलब कोई गाइडलाइन नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे नाम रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो ये मेन फर्क है, याद रखना। यहाँ पे रूल आप अपना खुद का नहीं बना सकते, बट पार्टनरशिप में हर बंदा अपना रूल बना सकता है, ये याद रखना है इसको। डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कम से कम यहाँ पे एलएलपी में 2 बंदे होने चाहिए, आगे भी बताया था मैंने, और उसमें भी एक बंदा इंडियन होना चाहिए। मगर पार्टनरशिप में ऐसे कोई रूल नहीं है। नंबर ऑफ पार्टनर 2, और एलएलपी के लिए लिमिट नहीं है, मगर पार्टनरशिप में 2, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है, इसका लिमिट है। फिर है लीगल कंप्लायंस। इसमें जो डेजिग्नेटेड है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, और मगर इसमें पार्टनरशिप में सारे बंदे रिस्पॉन्सिबल हो गएंगे। फिर है फॉरेन पार्टनरशिप। हाँ, यहाँ पे एलएलपी में आ सकता है बंदा, मगर इंडियन पार्टनरशिप में बंदा फॉरेन का नहीं आ सकता। माइनर एज ए पार्टनर एलएलपी में तो होएगा ही नहीं, और पार्टनरशिप में भी रहेगा तो वो भी एक्सटेंड टू द प्रॉफिट, लॉस में भी नहीं रहेगा। तो ये डिस्टिंक्ट फीचर है आपका एलएलपी और पार्टनरशिप का। मेन क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या मेन क्लॉजेज हैं। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज गवर्न्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट as partnership deed. It should be comprehensive to avoid disputes later on. It usually therefore to find the following clauses. तो बाद में झगड़ा ना हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो क्लॉजेस क्या क्या हैं। तो पहला है कि नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स कितने हैं वो लिखा होना चाहिए क्लॉज में, एग्रीमेंट में लिखा हो। कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कब शुरू कर रहे हैं आप बिजनेस को, वो तारीख हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितने बंदे ने कितना कितना पैसा लेके आया। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर इज ड्राइंग, कितना ड्राइंग कर सकते हैं, विड्रॉल निकाल सकते हैं कंपनी से, और टाइम क्या होगा उसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड ईच पार्टनर्स ऑन कैपिटल, या लोन है या ड्राइंग है, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड हो। द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वल है या कैपिटल रेशियो पे, वो भी क्लॉज में लिखा होना चाहिए। वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, सैलरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। एनी वेरिएशन इन म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई वेरिएशन आगे होगा, चेंजेस करना होगा, तो क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि भाई आगे चल के हम कुछ राइट वगैरह को, ड्यूटीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो आप चेंज नहीं करेंगे, जो जिसकी ड्यूटी है वही काम करेगा। Method of valuing goodwill on the occasion of changes in the constitution of the firm. गुडविल जो कंपनी का रेपुटेशन है, नाम है, उसको भी अगर वैल्यूएशन करना है तो गवर्नमेंट जो भी लॉज वगैरह चेंज करती है तो उस हिसाब से आप भी चेंज करेंगे, बट ये लिखा होना चाहिए आपके क्लॉज में। प्रोसीजर बाय पार्टनर, पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, कब बंदा कौन रिटायर होगा, और रिटायर होगा तो उसका पेमेंट किस तरह दिया जाएगा। Basis of the determination of executor of a deceased partner and the method of payment. डिसीज यानी मर गया जो बंदा, एक तो रिटायर होके गया, जिंदा है मगर कंपनी के बाहर है, और एक बंदा जो डेथ ही हो गया। अगर डेथ हो गया तो फिर उसके एग्जीक्यूटर्स यानी जो भी उसके वारिस वगैरह हो गए तो उसको मोड ऑफ पेमेंट कैसा दिया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर,
अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है, पर्टिकुलर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, एक बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो उसका लॉसेस होगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो वो किस तरह से पार्टनर्स में, बचे हुए पार्टनर्स में बांटा जाएगा। प्रोसीजर टू अलाउ फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, कोई झगड़ा वगैरह है अगर हुआ तो किस तरह से सेटल होगा, ये सब क्लॉज में लिखा होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, अकाउंट ऑब्वियसली हर को बनाना ही है, मगर वो क्लॉज में भी लिख के बताएं आप लोग कि भाई ऑडिट होगा, अकाउंट बनेगा। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी, ये वर्ड हमेशा याद रखना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जरूरी नहीं है, ओरल कर सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में रूल्स क्लॉज वगैरह नहीं है तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है उस पर ध्यान देंगे। तो नो पार्टनर हैज अ राइट टू द सैलरी, पहला कंडीशन, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे भी ब्याज नहीं मिलेगा। Interest at the rate of 6% per annum to the partner to allow partners loan to the firm, अगर लोन पार्टनर्स ने कंपनी को दिया है तो फिर उसका ब्याज मिलेगा, मगर 6% के हिसाब से फिक्स है, तो इस अमाउंट को, इस परसेंटेज को याद रखें। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, अगर रेशो नहीं बताया तो आप अजम्पशन पे करके इसको इक्वली बांटना। तो अगर पार्टनरशिप डीड में रूल्स नहीं लिखा है इनके बारे में तो आपको ये बाय हार्ट रखना है, सैलरी नहीं मिलेगी, कैपिटल पे ब्याज नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ, पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है तो 6% के हिसाब से देंगे, और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो नहीं बताया तो आप इक्वली बांट देंगे। तो ये रूल्स को ध्यान से समझना। और इसमें एक छोटा सा कंडीशन है, ये भी याद रखो, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ही, कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो ही आप सैलरी के बारे में सोच सकते हो और ब्याज के बारे में सोच सकते हो, ये कंडीशन है, यहाँ पे याद रखना। भले पार्टनरशिप डीड में दोनों नहीं बताए तो नहीं देंगे, हाँ लॉस है तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो शायद आप सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आप दे सकते हो, तो ये नोट इसको याद रखना। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी में बी पेड टू द पार्टनर ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इसको भी जहन रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको अच्छे से याद करें। अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटर, जैसा आप सोल प्रोप्राइटर में बनाते हो उसी तरह से बनेगा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे और P&L एप्रोप्रिएशन बढ़ जाएगा पार्टनरशिप में, इसको जहन रखना। की अकाउंट एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, पार्टनरशिप एक्ट में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट मल्टीपल कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे, जैसे जितने पार्टनर उतने कैपिटल अकाउंट बनाओ। ड्राइंग ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट भी अलग है तो ड्राइंग अकाउंट भी सेपरेट सेपरेट हुआ, उसी के अंदर आएगा मगर सेपरेट सेपरेट बन गया। करंट अकाउंट भी आ सकता है इसमें, अगर आपका मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और फिर करंट अकाउंट भी बनेगा, एक्स्ट्रा एक अकाउंट और बनेगा, उसको भी जहन में रखना। पार्टनर सैलरी वगैरह है तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएशन में जाना, इसको जहन में रखें। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, पार्टनरशिप फंड है तो P&L अप्रोप्रिएशन अलग से बनेगा, और पार्टनर से जितने भी रिलेटेड एंट्री वो सारी एंट्री आपको अप्रोप्रिएशन में डालनी है। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अभी बताया था मैंने कि नो पार्टनर राइट टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, मगर हाँ कंडीशन बताया था अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो शायद सैलरी और ब्याज आप दे सकते हो। दिस मेथड एंश्योर क्लियर ट्रैकिंग ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल। सेपरेट सेपरेट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनेंगे तो इंडिविजुअल पार्टनर्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, भाई क्या उनका डिटेल चल रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट अकाउंट्स हो गए, तो अभी इसके अंदर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो समझ में आ रही है, तो अभी इसके अंदर जो अप्रोप्रिएशन है पहली बार कर रहे हैं बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है क्या, तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन ये याद रखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा, नेट प्रॉफिट होगा और ट्रांसफर होगा अप्रोप्रिएशन में। और अप्रोप्रिएशन में इतना जहन में रखें कि पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्री आएंगी, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है,
तो ये चीजें आपको अप्रोप्रिएशन में डालना है, बाकी जितनी भी नॉर्मल एंट्री वो पीएनएल में ही जाएगी। अब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जरूरत क्या है? पर्पस टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। देखो पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट है एक्चुअली में वो सारे एक्सपेंस वगैरह बांटने के बाद मिलना चाहिए, तो इसीलिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। प्रोसेस इट बिगेन विद द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट। देखो नेट प्रॉफिट होगा पीएनएल अकाउंट में, वहां से स्टार्ट होगा, उसको हम कैरी डाउन करते हैं पीएनएल में, तो ब्रॉड डाउन करेंगे अपन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। फिर पार्टनरशिप डीड रूल्स क्या है? इफ नो डीड एग्जिस्ट प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ignoring uneven work of capital contribution. If deed exist, it dictates the distribution ratio and adjustment, specific salary ratio या profit ratio. So next है आपका additional account. Additional account this are prepared after the standard P&L account. इसके बाद additional बनता है, जैसे P&L appropriation बताया मैंने, capital account बनाया, current account बनेगा, तो ये सारी चीजें बनेंगी, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो होप सो आपको थियरी पार्ट समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सम करेंगे, प्रैक्टिकल सम ऑन द बेसिस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन सीखेंगे, क्योंकि हमने 11-12 में फाइनल अकाउंट तो ऑलमोस्ट किया हुआ है, तो ये नया कॉन्सेप्ट है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।